हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और आज का प्रकरण है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपका ये कक्षा 9 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता है। फ्रेंड्स, हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का पाठ योजना संख्या 14 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, ठीक है। यहाँ पे आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय मेंशन करेंगे। तो आज का विषय है हिंदी, प्रकरण है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता और अवधि है 45 मिनट, ठीक है। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब श्यामपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप श्यामपट कार्य पर बच्चे काम पर जा रहे हैं लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पे आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कविता के शब्दों का उच्चारण करना सीखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है छात्रों को कविता के लेखक राजेश जोशी जी का सामान्य जानकारी देना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे बच्चों में और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्र आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र काम पर जाने वाले बच्चों के बारे में विवरण देने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र छोटी उम्र में काम पर जाने वाले बच्चों के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है छात्र कविता में आए कठिन अर्थ को जानकर उनसे नए वाक्य बनाने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। आप यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए, श्यामपट, चौक, डस्टर, किताब इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट पेपर पे आप राजेश जोशी जी का जीवन परिचय के बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुआ और उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये सारी चार्ट पेपर में लिखकर दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ देखिए, छात्रों को काम पर जा रहे हैं के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में क्रम संख्या लिखेंगे। दूसरा कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे और छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलता है। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। तो छात्राध्यापक क्या पूछते हैं देखिए, छात्राध्यापक प्रश्न पूछते हैं हम लोग कौन सा देश में रहते हैं।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं भारत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत आया, इस भारत से ही एक छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या 2 लिखेंगे और छात्र अध्यापक पूछते हैं, देखिए भारत कैसा देश है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं कृषि प्रधान देश। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कृषि प्रधान देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं कृषि। ठीक है, उसका चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं, कृषि करने के लिए माता पिता अपने साथ किसको ले जाते हैं, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक यहाँ पे पाठ की घोषणा करेंगे और पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, बच्चों आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, तो पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखेंगे, शिक्षण बिंदु यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, यानी कि क्लासरूम में शिक्षक क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवि का जीवन परिचय। ठीक है, और छात्र अध्यापक जो बताएंगे इनके बारे में वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो क्या बताते हैं देखिए, श्री राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने नरसिंहगढ़ जिले से प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की ओर अपने कदम बढ़ाए। ठीक है, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट से अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, श्री राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे रचनाएं। तो श्री राजेश जोशी जी का क्या क्या रचनाएं हैं देखिए, तो देखिए एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। और श्यामपट कार्य पर इन सारी रचनाएं को लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं यह जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, श्री राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए, उत्तर देते हैं 1946 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, राजेश जोशी के 2 रचनाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए, उत्तर देते हैं पहला एक दिन बोलेंगे पेड़ और दूसरा मिट्टी का चेहरा। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श वचन। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का वो सुनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक कविता सुनाते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण के तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को वाचन करने के लिए कहेंगे और श्यामपट कार्य पर इस पंक्ति के कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह कठिन शब्दों के अर्थ हेडिंग देंगे और लिखेंगे जो भी कठिन शब्द है उनका अर्थ, जैसे कोहरा, कोहरा का अर्थ है धुंध और पंक्ति का अर्थ है कतार। ठीक है, उसके बाद आता है व्याख्या। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक इस पंक्ति को कैसे समझाते हैं देखिए, वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है, वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए छात्र अध्यापक बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सुबह सुबह काम पर कौन जा रहा है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेंगे, काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक क्या सत्य है,
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं भयानक सत्य है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे अगर दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे और उसके बाद उस पंक्ति को व्याख्या करेंगे। ठीक है, जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ा है उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आज हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के बारे में पढ़ा। इस कविता में बच्चे जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में सड़क कहरे से ढकी हुई है। सुबह बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, उनका काम पर जाना हमारे समय अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश कर रहे हैं? इस बात को हमारा समय विवरण की तरह ना लें, सवाल की तरह लें और सोचें कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय में भविष्य सुंदर हो, किन कारणों की तरह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करता है कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता का शीर्षक क्या है। दूसरा प्रश्न है राजेश जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न है राजेश जोशी के 2 रचनाएं का नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है सुबह सुबह काम करने कौन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास करने के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वो प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता को लिख कर लाएं और दूसरा प्रश्न देंगे लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।